मॉर्निंग 11th क्लास। तो बेटा आज का जो टॉपिक हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है, ऐसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना। तो पहले मैं आइसोलेटेड सिस्टम का स्टेटमेंट बोलता हूँ, एक बॉडी की स्टेटमेंट बोलता हूँ, है ना, कि जहाँ पूरे सिस्टम की पूरे एक से ज़्यादा बॉडीज़ हों तो समझिए कि वो सिस्टम बन गया। तो ये सिंपली आप ले सकते हैं स्टेटमेंट कि F इज़ टू 0, P जो है इज कांस्टेंट। तो क्या बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हेन नो फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम या नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, इट्स मोमेंटम डज नॉट चेंज, इट्स मोमेंटम रिमेन्स द सेम। ये उसकी स्टेटमेंट हो गई। तो मैं इसको शॉर्टकट ऐसे लिखा, आप इसे बना सकते हैं। अगर मुझे सपोज कि इसका प्रूफ करना है ना, तो इसका प्रूफ बाय यूजिंग सेकंड लॉ कर सकते हैं, बाय यूजिंग थर्ड लॉ कर सकते हैं। तो मैं बाय यूजिंग सेकंड लॉ कर रहा हूँ। देखिए सेकंड लॉ क्या कहता है। सेकंड लॉ कहता है कि F इजकल टू dP dt है ना। अभी आपने बोला कि अगर फोर्स नहीं अप्लाई हो रही है तो इसका मतलब हो गया F की जगह मैं 0 कर देता हूँ dP dt। अब किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव जो है वो 0 है ना। तो अगर ये चीज़ 0 है इसका मतलब है P जो है वो कांस्टेंट है ना। तो यही प्रूफ हो गया। तो यही तो है लॉ कि फोर्स 0 होने से मोमेंटम चेंज नहीं होगा, मोमेंटम वही रहेगा। तो देखिए आपने जब फोर्स 0 किया मोमेंटम कांस्टेंट किया है ना। इसी को आप प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग थर्ड लॉ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का प्रूफ बाय यूजिंग सेकंड लॉ या बाय यूजिंग थर्ड लॉ वो डिपेंड करता है कि पेपर में कैसे पूछा आपने। तो थर्ड लॉ को अगर आपने यूज़ करना होगा तो मानकर चलिए कि हमारे पास ये बॉडी A है और इसका मास m1 है, इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी u1। ये बॉडी V है जिसका मास m2 है, मूविंग विद वेलोसिटी u2। और इस समय इनके बीच में किसी टाइप की इंटरेक्शन नहीं हुई है, किसी टाइप का कोलिजन नहीं हुआ। तो मानकर चलिए कि हमारे पास u1 जो था वो u2 से बड़ा था, इसकी स्पीड ज़्यादा थी, इसकी स्पीड कम थी। एक टाइम ऐसे आएगा कि इसने इसको टक्कर मारनी है और कोलिजन में कुछ इनके एनर्जी एक्सचेंज होगी और एनर्जी एक्सचेंज में हम बोल देंगे कि इनकी वेलोसिटी चेंज होगी। A बॉडी थी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 थी वो b1 होगी, मास तो वही रहेगा है ना। और B बॉडी थी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 थी वो b2 होगी, मास। तो ये पैरामीटर मैं ले लेता हूँ आफ्टर कोलिजन, है ना। इसमें फोर्स 0, इसमें क्या किया, इसने इसको फोर्स अप्लाई की और फोर्स लगाने पे हम बोलेंगे कोलिजन हो रहा है। कोलिजन के बाद उनके पैरामीटर चेंज कर दिए, इट मीन उनके मोमेंट भी चेंज हो गए। तो ये आप लिखेंगे। तो जहाँ पे लिखने में यही लिखेंगे आप, लेट अस कंसीडर सिस्टम हैविंग टू बॉडीज A and B of masses m1 and m2, let u1 and u2 be their velocities before the collision and v1 v2 be their velocities after the collision। ठीक है। अब ये मैं अगर लिखूँगा ऐसे बोलूँगा नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना हो गया। तो कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम कितना था। तो इसका मतलब कोलिजन से पहले A बॉडी का मोमेंटम निकालिए, B बॉडी का मोमेंटम निकालिए, उनको सम करें वो टोटल मोमेंटम। तो मोमेंटम ऑफ बॉडी आ जाएगा m1 इंटू u1, मोमेंटम ऑफ बॉडी B आ जाएगा m2 इंटू u2। तो ये नेट मोमेंटम आ गया बिफोर कोलिजन। ऐसे ही आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम देखते हैं, नेट मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। तो कोलिजन के बाद सिर्फ वेलोसिटी चेंज हुई है तो मास तो वही है, इट मीन u1 की जगह b1 कर दें आप और u2 की जगह b2 कर दें। ये लॉ क्या कहता है कि जितना ये वैल्यू थी है ना, कोलिजन के बाद ये मोमेंटम आया, ये दोनों ही इक्वल है, तो ये लॉ प्रूफ हो जाता है ना। तो अब हम क्या करेंगे,
प्रूफ करने के लिए किसी तरीके से ये चीज़ बिफोर क्लूजन का मोमेंटम और आफ्टर क्लूजन का मोमेंटम को इक्वल शो करना है ना, लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई करके। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये, फिर मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि सिंस एफ ए वी इज इक्वल टू माइनस बी ए, क्या है ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो मैंने अभी बोला आपको इस बार जो मैंने प्रूफ करना है न्यूटन का थर्ड लॉ करके करना है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पढ़ा हुआ है कि ये जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है ए पी, उतना ही उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो मैं जहाँ लिख देता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसका, ए का, क्योंकि ए पर तो फोर्स आ रही थी। और जहाँ पे लिख देता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बी का, क्योंकि बी पर फोर्स आ रही थी। अब देखिए ए का मोमेंटम कितना चेंज हुआ। ए का मोमेंटम क्लूजन से पहले क्या था, m1 u1, क्लूजन के बाद कितना हो गया m1 v1, है ना। ए बॉडी का मोमेंटम m1 u1 था बिफोर क्लूजन, आफ्टर क्लूजन m1 v1 हो गया। चेंज कितना आ गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ए का मोमेंटम कितना चेंज हो गया, वो आ जाएगा m1 v1 फाइनल मोमेंटम, m1 u1 इनिशियल मोमेंटम, है ना। और इधर बी का मोमेंटम चेंज हो रहा है, इट मीन्स m2 v2 फाइनल मोमेंटम, m2 u2 इनिशियल मोमेंटम। तो जब आप इस चीज़ लिखेंगे m1 v1 माइनस m1 u1, और ये माइनस आ जाएगा m2 v2, और ये प्लस हो जाएगा m2 u2। तो हम क्या करते हैं, इसे इधर ले आते हैं और इसे इधर ले आते हैं। ये क्या बन जाएगा m1 v1, जब इसको इधर लेके आए ये भी प्लस का हो गया, m2 v2, इसको उधर लेके गए ये भी प्लस का हो गया, m1 u1 और m2 u2। आप देख सकते हैं ये क्या है, ये है मोमेंटम v1, इट मीन्स आफ्टर क्लूजन, और ये है मोमेंटम इट मीन्स बिफोर क्लूजन, है ना। आप देख सकते हैं, ये देखिए बिफोर क्लूजन, ये आफ्टर क्लूजन। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया कि जितना मोमेंटम क्लूजन से पहले था और क्लूजन के बाद भी पूरे सिस्टम का वही मोमेंटम रहा। सिर्फ फ़र्क क्या आया, अगर ए बॉडी अगर पहले 4 थी, बी बॉडी 6 थी, टोटल 10 आया। अब ये वैल्यू चेंज हो सकती है, ये वैल्यू भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, लेकिन ये वही रहेगा। तो मान के चलो ये 5 हो गया, तो ये भी 5 हो गया, है ना। तो कहने का मतलब हो गया बिफोर क्लूजन और आफ्टर क्लूजन टोटल मोमेंटम में चेंज नहीं आया, लेकिन इंडिविजुअल बॉडी के मोमेंटम में चेंज आया। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। तो हम इसी को समझाने के लिए एक दो एप्लीकेशंस लेते हैं। एप्लीकेशन में सबसे पहले एप्लीकेशन क्या आ जाएगी, है ना, रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। रिकॉइल होता है कि गन की बैकवर्ड मूवमेंट, है ना। रिकॉइल का मतलब हो गया बैकवर्ड मोशन। तो जब भी आप गन से फायर करते हैं तो फायर करने वाला एक बैकवर्ड मोशन, एक बैकवर्ड पुश, एक बैकवर्ड फोर्स फील करता है। क्यों फील करता है, क्योंकि जितना मोमेंटम फायर करने से पहले था उतना ही मोमेंटम फायर करने के बाद होना है, और उसको कंजर्व करने के लिए वो ऐसे फील करता है ना। तो इसको मैं इसको ऐसे समझाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए, मानकर चलो कि ये हमारे पास गन है ना, और इस समय इसका मास जो है कैपिटल M है, और ये गन के बीच में बुलेट है, और जिसका मास जो है स्मॉल m है ना। इस समय फायर नहीं हुआ है, बिफोर फायरिंग। तो मुझे बताइए बिफोर फायरिंग गन की कितनी वेलोसिटी है, 0। बुलेट की कितनी वेलोसिटी है, 0। तो टोटल मोमेंटम जो है वो 0 होगा, ठीक है। तो फायर करने के बाद गन जो है उसकी स्पीड थोड़ी सी पीछे होती है, जो पीछे की तरफ वेलोसिटी आती है उसको बोलते हैं रिकॉइलिंग वेलोसिटी, या रिकॉइलिंग ऑफ द गन, या रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। और जो बुलेट निकलता है ना, उसकी वेलोसिटी जो है फॉरवर्ड जर्नी होती है। तो मान के चलें कि बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, b,
और गन की रिकाइलिंग वेलोसिटी कितनी है, v। गन का मास कितना है, कैपिटल M। तो याद रखने के लिए ऐसे करें, गन का मास बड़ा है कैपिटल M और कैपिटल वेलोसिटी, बुलेट का मास छोटा है वेलोसिटी को भी छोटा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इस समय अगर मैं आपको बोलूं आफ्टर फायरिंग मोमेंटम कितना हो गया है ना, तो आफ्टर फायरिंग टोटल मोमेंटम कितना आया, तो टोटल मोमेंटम ऑफ द गन, मास ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ द गन, मोमेंटम ऑफ द बुलेट, मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जो मोमेंटम फायरिंग से पहले था वही मोमेंटम फायरिंग के बाद होना चाहिए, है ना। मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो बिफोर फायरिंग मोमेंटम 0 था, आफ्टर फायरिंग मोमेंटम क्या है, mb, और mb इज इक्वल टू माइनस mb। हमें रिकाइल वेलोसिटी ऑफ द गन निकालनी है, तो अंडरस्टूड है कि हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा। जहाँ से क्लियर हो गया रिकाइल वेलोसिटी ऑफ द गन एंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये साइन शो कर रहा है एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो कभी एक कंसेप्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, रिकाइल वेलोसिटी और बुलेट, रिकाइल वेलोसिटी क्यों होती है गन की, क्योंकि बुलेट का मास बहुत ज़्यादा है, सॉरी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, मास बहुत कम है। गन का मास बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मास ऑफ द बुलेट, और गन की वेलोसिटी इसलिए बहुत कम है ताकि इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल रहे, है ना। तो ये देखिए, ये 0 तब आएगा जब ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी और अपोजिट भी होंगी। इट मीन जो टोटल मोमेंटम mb का इस तरफ आ रहा है और ये मोमेंटम इस तरफ आना चाहिए। लेकिन जहाँ से v जो है वो बुलेट की वेलोसिटी जो है गन की वेलोसिटी से बहुत बड़ी है। क्यों बड़ी है, क्योंकि बुलेट का मास गन के मास से बहुत छोटा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन जनरल पूछा जाता है इधर कि जब फायरिंग की जाती है तो फायरिंग करते टाइम पे जो आदमी, जो मैन, जो भी गन को चला रहा होगा वो गन को अपने शोल्डर के पास क्यों रखता है ना। क्योंकि अगर ये हमारे पास गन है तो ये शोल्डर के साथ टच करके आदमी उस गन को चलाएगा। क्यों, उस केस में गन का मास में अपना मास भी ऐड करेगा ताकि ये मास क्या हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, और जितना मास बड़ा हो जाएगा उतनी गन की रिकाइलिंग वेलोसिटी कम हो जाएगी, है ना। तो अब देखो गन की वेलोसिटी तो इतनी, गन का जो मास है वो इतना ज़्यादा तो होता ही नहीं, तो रिकाइलिंग वेलोसिटी उसकी ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, बेशक उसका मास कम है, तो ये मोमेंटम इसका बहुत ज़्यादा होगा आगे की तरफ, उतना ही मोमेंटम गन का होगा पीछे की तरफ, तो जिससे क्या होगा, शोल्डर में जर्क आ सकता है। इसलिए जो भी गन चला रहा है आदमी वो क्या करेगा, अपने गन को अपनी बॉडी के साथ अटैच करेगा ताकि अपना मास भी उस गन के मास के साथ काउंट हो जाए। तो टोटल मास उस समय सिस्टम का क्या माना जाएगा, मास ऑफ द गन, मास ऑफ द मैन, जिसके कारण मास बहुत बढ़ गया और गन की रिकाइलिंग वेलोसिटी बहुत कम हो गई और छोटा सा जर्क उसे पीछे की तरफ लगेगा, है ना, तो रिकाइलिंग वेलोसिटी गन की कम होगी, इसलिए ऐसा किया होता है। तो नेक्स्ट इसी तरीके से आप क्या ले सकते हैं, नेक्स्ट जो है हम ये क्वेश्चन ले सकते हैं, सेकंड एक्सप्लोजन ऑफ अ बम, वो भी इसी प्रिंसिपल पे है। एक्सप्लोजन ऑफ अ बम, है ना, कि मान के चलिए कि ये एक बम है, इस समय एक्सप्लोड नहीं किया हुआ है, तो इसका टोटल मोमेंटम जो है 0। अगर ये बम एक्सप्लोड करता है, एक पार्ट इसका m1 इधर जाता है v1, एक पार्ट सपोज की m2 वो इधर चला जाता है v2, एक पार्ट m3 है ना वो इधर चला जाता है b, और एक पार्ट जो है m4 वो इधर चला जाता है v4 के साथ।
तो इसका टोटल मोमेंटम क्या आ जाएगा इस समय एक्सप्लोड होने के बाद? आप देखेंगे टोटल मोमेंटम क्या आएगा, जितने भी पार्ट हुए उसके m1 v1 प्लस m2 b2 प्लस m3 b3 प्लस m4 b4। तो लॉ हमारा क्या कहता है कि जो एक्सप्लोड होने से पहले मोमेंटम था, एक्सप्लोड होने के बाद भी मोमेंटम वो जीरो ही रहेगा। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हमारे पास m1 b1 m2 b2 m3 v3 m4 v4 कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब देखिए ये जीरो तभी ही पॉसिबल है, इसमें दो वैल्यू अगर पॉजिटिव आए तो दो वैल्यू नेगेटिव भी हैं, तभी उनका सम जो है वो जीरो हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तभी तो उनका टोटल सम जो है वो हम जीरो काउंट कर सकते हैं, टोटल सम जीरो मान सकते हैं, राइट। अब यही चीज़ है, अगर हमारे पास दो पार्ट, अगर दो पार्ट की हम बात करेंगे फॉर टू पार्ट्स, तो टू पार्ट्स में क्या होगा, जो m1 b1 बनेगा है ना, और जो m2 b2 होगा वो जीरो होना चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे, m1 v1 जो है माइनस m2 b2 होना चाहिए। तो मैं अगर मान के चलता हूँ कि दोनों पार्ट जो हैं वो इक्वल मास के होंगे, उस केस में b1 इजकल टू माइनस b2। इट मीन्स कि अगर ये एक पीस है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट m1 एक पार्ट m2 और दोनों ही मास इक्वल हैं, तो जितनी स्पीड के साथ ये इधर चलेगा उतनी स्पीड के साथ इसको इधर चलना पड़ेगा। क्यों? ताकि इसका मोमेंटम पॉजिटिव, इसका मोमेंटम नेगेटिव, टोटल मोमेंटम जो है वो जीरो हो। तो इसलिए यही रीज़न होता है कि जब एक बम ब्लास्ट होता है उसके डिफरेंट स्प्रिंकल डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, है ना, मूव्स विद डिफरेंट वेलोसिटी। जितना कम मास होगा उतना ही वो ज़्यादा दूर जाएगा, और जितना बड़ा मास होगा उतना ही वो कम जाएगा, है ना। दिस इज़ ऑल अबाउट ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थैंक यू वेरी मच।